गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यूज यूनिट थर्ड का एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा यूनिट थर्ड जो है वो हमारा कौन सा लॉ है थर्मोडाइनेमिक्स का? थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडाइनेमिक्स। ओके, इज इट क्लियर? तो हम इसके सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हमने सेकेंड जो यूनिट था उसका हमने सॉल्व करवा दिया है, फर्स्ट यूनिट का भी एमसीक्यूज सॉल्व करवा दिया है। और जैसा कि सबका 5 तारीख को एग्जाम है, तो मुझे पता है कि आप लोग एमसीक्यूज देख रहे होंगे और पूरा एमसीक्यूज सॉल्व भी कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि थियरी हमारी पूरी कंप्लीट हो और थियरी हमारे माइंड में बैठी हो, ठीक है। या फिर हम फॉर्मूले की बात कर ले, न्यूमेरिकल्स की बात कर ले, ठीक है। जब थियोरेटिकल चीजें हमारे माइंड में होती है ना, सब चीज क्लियर होता है, तो एमसीक्यूज आते ही वो क्या होता है, तुरंत हमारे माइंड में वो लिंक करता है कि हाँ मतलब इस फॉर्मूले से ये सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। तो इतना अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि हर क्वेश्चन आप क्या कर सको, सॉल्व कर सको, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले कि उम्मीद है कि आपने, अगर जिन बच्चों ने लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, जाइए लेक्चर देखिए। मुझे पता है कि बैक लेक्चर्स क्लियर करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, आप लेक्चर्स क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यूनिट का एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके तुरंत देखें और एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए हमारे भी ये भी लेक्चर देखते रहें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है थियोरेटिकली द इफिशियंसी ऑफ अ कर्नाट इंजन इज 100% इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज। अच्छा ठीक है, हम कर्नाट इंजन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस। और हमको ये बात पता है कि उसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है इफिशियंसी का, ये होता है ईटा। मैं इसको नीटा पढ़ती हूँ बचपन से, ठीक है ना, इसको ईटा पढ़ा जाता है, देखो ध्यान से, ईटा, ठीक है। ईटी ईटा इज इक्वल्स टू 1 - T2/T1, ये होता है फॉर्मूला। इज इट क्लियर? TC/TH भी होता है, तो वो अलग चीज है, मैं बताऊंगी कैसे। वो अलग चीज नहीं है, यही चीज है। C क्या होता है और H क्या होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मान लो कि इफिशियंसी 100% है, यानी हम नीटा के बराबर मान लेते हैं 1 वैल्यू। क्या मान लेते हैं? 1 वैल्यू। इफिशियंसी 100% है यानी वो पूरा 1 है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दें, 1 = 1 - T2/T1, ठीक है। हमको कर्नाट साइकिल का निकालना है ना। अभी यहाँ पे देखो 1 इधर आ गया तो क्या हो गया, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 - 1 = -T2/T1 हो गया। अब ये क्या हो गया, देखो मैंने फिर से 0 लिख दिया, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 0 = -T2/T1। इज इट क्लियर? अब T1 = क्या होगा, T2 क्या हो जाएगा, T1 × 0, ठीक है। इसको लिख लो, T2 = 0, क्या हो जाएगा, 0। यानी एट 0 केल्विन, देखो ऑप्शन कहाँ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा। अगर सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, ये हम केल्विन में निकाल रहे हैं, किस में निकाल रहे हैं, केल्विन में, ठीक है। अगर सेंटीग्रेड में पूछेगा तो ये हो जाएगा 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, माइनस में। इज इट क्लियर? ये माइनस में कितना हो जाएगा, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। अभी यहाँ पे ये क्या है, 0 केल्विन होगा। तो ये 0 केल्विन जब सिंक पे जाता है तो कर्नाट इंजन की इफिशियंसी कितनी होती है, 100%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अब चलो, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इम्प्लाइज दैट, ओके, इसमें क्या कहता है जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है, वो ये कह रहा है कि जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स की बात करते हैं तो कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है जो क्या हो, कि पूरा 100% इफिशियंट हो। समझ में आ गया? मतलब पूरे टोटल हीट को वो टोटल वर्क डन में कन्वर्ट कर सके, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है, इतना इफिशियंसी नहीं है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देख रहे हो, नो हीट इंजन कैन बी 100% इफिशियंट, ठीक है। तो ये क्या है, होल ऑफ द हीट कैन बी कन्वर्ट, नहीं, ये गलत है। द कर्नाट इंजन इज 100% इफिशियंट, कर्नाट इंजन भी नहीं होता है, ठीक है। 100% इफिशियंट नहीं होता है कोई भी हीट इंजन इतना, ये मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा।
A reversible engine and an irreversible engine are working between the same temperature. The efficiency of किसका होता है, इसका होता है. The irreversible engine is smallest. किसका होगा, the irreversible engine is smallest. Clear. अब इसमें क्या होता है कि जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन है, अगर उनके बीच में अगर सेम टेम्परेचर पे कोई काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, ठीक है, कोई इंजन काम कर रहा है, तो उसकी जो दक्षता होगी वो क्या होगी, सबसे कम किसकी होगी, जो इरिवर्सिबल. भाई रिवर्सिबल क्या कर रहा है, एक एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट कर, फिर दूसरी चीज में फिर अपने उसकी वर्किंग प्रोसेस ज्यादा होगी कि नहीं. इरिवर्सिबल की क्या होगी, जब एंट्रोपी कहूंगी तो भाई उसकी क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी. For the whole system on which the Carnot engine operates, the algebraic sum of the entropy changes for whole cycle is कितना हो जाएगा ये हमारा, ये आपको पता होगा कि हमको पता है कि जो कर्नाट इंजन है उसका एल्जेब्रिक सम. सबसे पहली बात तो ये है कि एंट्रोपी डजंट डिपेंड्स ऑन, एंट्रोपी डजंट डिपेंड्स ऑन पाथ. ठीक है, ये पाथ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है. ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है और एक ये स्टेट पे ये डिपेंड करता है. इज इट क्लियर. अब एक बात बताओ, जब ये स्टेट पे डिपेंड करता है यानी ये क्या हो गया कि ये सिर्फ इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा, और इनिशियल स्टेट कहाँ से शुरू होगा, जीरो से. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा. इज इट क्लियर. इट इज अ स्टेट फंक्शन. ओके, ऑन अ टीएस डायग्राम आइसोथर्मल आर लाइंस. ठीक है, ये किसके थर्मल, तो हमेशा हम जब टीएस डायग्राम बनाते हैं तो जो टी एस, ठीक है, ये हो गया टी और ये हो गया एस. ठीक है, तो ये क्या होता है, आइसोथर्मल जो लाइन होती है हमारी वो हमेशा क्या होती है, पैरेलल, स्ट्रेट पैरेलल टू, क्या होती है, स्ट्रेट पैरेलल टू एस एक्सिस. क्या होती है, एस एक्सिस के स्ट्रेट पैरेलल होती है. ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए. देखो तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ देखो, द चेंज इन एंट्रोपी एंड एडियाबेटिक प्रोसेस जीरो होगा, ये तो कोई भी बता सकता है. एडियाबेटिक प्रोसेस में जब आपका हीट कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी देर इज नो वर्क डन. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी काम नहीं होगा. अब जब कोई भी काम नहीं होगा तो एंट्रोपी बताओ चेंज होगी क्या, एंट्रोपी, एंट्रोपी तो हमारी स्टेट फंक्शन है ना, एंट्रोपी क्या है हमारी, स्टेट फंक्शन है. अब जब ये स्टेट फंक्शन है तो जाहिर सी बात है ये पहले इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करती है, और इनिशियल स्टेट यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा. ओके, अब देखो, व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लो टेम्परेचर, द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एज होल, ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है. अब एक बात बताओ, अब क्या हो रहा है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आ रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी हमारी, जो एंट्रोपी है वो हमारी बिकम जीरो हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज होगी. ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ तो जरा हमारे लिए, ये क्या हो जाएगा भाई. एंट्रोपी यानी रैंडमनेस, क्या होता है, रैंडमनेस. जब हम उसकी रैंडमनेस को मेजर करते हैं तो ये क्या होता है, रैंडमनेस यानी जितना हीट फ्लो होगा उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं. ठीक है, अब ये अगर इसका पहले क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से समझो. When heat flows from a body at a high temperature to a body at a low temperature, the total entropy of the system as whole क्या होगा बताओ तो. ये लो टेम्परेचर पे जा रहा है ना, यानी टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये घट रहा है. क्या हो रहा है, घट रहा है. ठीक है, तो ये क्या होगा, जब टेम्परेचर घट रहा है तो इसकी एंट्रोपी जो होगी वो इंक्रीज होगी. क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी पूरे सिस्टम की, क्योंकि पूरा रैंडमनेस उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. समझ में आ गया, रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स. इज इट क्लियर. If P is a atmospheric pressure, the adiabatic elastic of the monoatomic gas is okay. देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दे दिया है, इक्वल्स टू पी दे दिया है. कितना दे दिया, पी दे दिया है. ओके, एक मोनो एटॉमिक गैस का एडियाबेटिक इलास्टिसिटी क्या होती है, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी
आराम से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये होता है गामा, गामा बराबर कितना होता है 5/3, कितना होता है 5/3। अब हम यहाँ से क्या निकाल लें, एक मोनो एटॉमिक गैस का अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो, गामा इंटू पी, क्या हो जाएगा गामा इंटू पी, और गामा कितना होगा 5/3 इंटू पी। ओके, अब ये 5/3 को डिवाइड करो जरा, कितना हो जाएगा 3.1 पॉइंट, देखो यहाँ पे डिवाइड करो, जिन बच्चों को डिवाइड नहीं आता ऐसे करो, 3 1 जा 3, 2 1, ये 0, 3 6 18, फिर 2 आएगा और फिर ये रिपीटेशन बनता जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, समझ में तो आ रहा है ना। अब ये बच्चों में जीरो का डेसिमल लगाए तो 0 आया है, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा 1.66 पी। आप एक पॉइंट तक भी देख सकते हो, ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब ये देखो, द फॉरबिडन बॉन्ड ऑफ अ सॉलिड लाइज। ओके, ये तो मैंने आपको सेमीकंडक्टर में पढ़ाया है। एक यहाँ पे होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है बैलेंस बैंड। क्या होता है बैलेंस बैंड, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होता है, एक गैप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी गैप। क्या कहते हैं, एनर्जी फॉरबिडन गैप। क्या कहते हैं, एनर्जी फॉरबिडन गैप। किसके बीच में होता है, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में। तो ये कहाँ लाइज करता है, लाइज मतलब कहाँ पे ये होता है, बिटवीन बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बॉन्ड। ओके, इज इट क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सॉलिड विद इन द सॉलिड नहीं होता है। इज इट क्लियर, ठीक है ना, मिल तो नहीं रहा है ना आप लोग को। ओके, आगे देखो जरा, द क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, ठीक है। क्लासियस क्लैपेरॉन की गुप्त ऊष्मा समीकरण क्या होती है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे दिया है dp/dt TL V2 - V1, ठीक है। एक और इक्वेशन होता है ये dt/dp, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान देखना, ऑप्शन नंबर 4, आप क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन पढ़ना, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। dt/dp करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर पलट जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना। ओके, a Carnot heat engine is operating between 100 degree centigrade and 50 degree centigrade. Its efficiency will be, okay, efficiency निकालते हैं। जैसा कि हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, 1 - TC/TH। ओके, इफ TC इज इक्वल्स टू 50 डिग्री और TH इज इक्वल्स टू कितना हो गया 100 डिग्री, हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, TC/TC है ना। पहले ये देखो, इसको केल्विन में चेंज करो, T और T कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 डिग्री। ओके, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3 2 और 752 और ये 323, कितना आ गया 323। इसको करो, ये आएगा 373, कितना आ जाएगा 373। ओके, अरे यार कर लो ना ऐसे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 डिग्री इज इक्वल्स टू 373 डिग्री, ठीक है। अब नीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सही तो है 373 डिग्री और वो हो गया 223 डिग्री, TC/TH। तो ये 1 - 323 और ये हो गया अपॉन 373। जब ये उस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 373 माइनस 323 अपॉन 373। इसमें से माइनस करो, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 2 गया 5, ठीक है, 3 0, ठीक, नीचे आ गया 373। इज इट क्लियर, यहाँ पे क्लियर, ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे कर लो, देखो ऐसे करो, 323 डिवाइडेड बाई 373 0 बार में जाएगा और ये आ जाएगा 323, पॉइंट लगा लो 0, ठीक है। कितनी बार में जाएगा बताओ तो जरा,
6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 42, 43, 4, 6 3 ज़ा 18, 18 और 4 कितना होता है 22। 7 से करो, 7 3 ज़ा 21, बड़ी मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड रुको। क्वेश्चन, द कर्नाट इज एन ऑपरेटिंग बिटवीन, अरे यार पहले 100 डिग्री है ना, ये टी एच करो और ये टी सी करो, ठीक है आप करो। 373 अपॉन 323, आप इसको करो ज़रा। 373 डिवाइडेड बाई 323, 323 05 0.0, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 1 बार में ही जाएगा, ठीक है। वन बार में जाएगा, हो गया 5 5 1 5 1.5। 7 2 7 5 को फिर से सॉल्व करो। कोई क्वेश्चन फंस रहा है, क्या होता है हमारा 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच, ठीक है। ऑपरेटिंग बिटवीन, एफिशिएंसी पूछ रहा है, उसका परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। यानी हमको क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना है, ठीक है। जब भी एफिशिएंसी का परसेंटेज में पूछे तो हमको इसको मल्टीप्लाइड बाई 100 करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देखो, एक सेकेंड रुको, क्वेश्चन देखो सही गए हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में भी ये क्या है, ये हमारा सेंटीग्रेड में दिया है, ठीक है। हमको इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, केल्विन में चेंज। अच्छा, केल्विन में चेंज करने का नियम क्या होता है ये बताओ तो। हम जब भी केल्विन में चेंज करते हैं तो केल्विन का होता है C प्लस 273.15 डिग्री केल्विन। ओके, इट इज क्लियर। जब भी हमको ये चेंज करना हो तो इतना जोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले इसको मान लो TC और इसको मान लो TH, ठीक है। जब इतना मान के चलेंगे तो यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, TC इज इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 273.15। ओके, अब ये देखो ध्यान से, इसको कितना लिख सकते हो आप लोग, इसको लिख सकते हो 373.15 केल्विन। ओके, TH इज इक्वल टू कितना होता है 50 प्लस 273.15। अभी इसको करो 3752 और 323.15 केल्विन। ओके, अब वैल्यू पुट करो तो जरा, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC कितना दिया है 373.15 केल्विन अपॉन 323.15। ओके, जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा बताओ तो, 1 माइनस 0 पॉइंट, इसको काटो कितना आएगा, 1 बार में जाएगा 0.86 ऐसे कुछ करके आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ये डेसिमल में आंसर है, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में जब चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.86 है ना, इसको जब आप माइनस कर लो एक बार देख लो यहाँ से, 1 माइनस 0 यहाँ पे कर देखो, कई बच्चे अभी बोलेंगे कि कैसे हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस भी कर दे रही हूँ। देखो 10 में से 6 गया 4,
यहाँ के कितना बचा ये बताओ तो, 9, 9 में से 8 गया 1, और एक और कर लो, 9 में से 6, एक सेकेंड रुको, इसको डिवाइड करो, एक और 6 ले लो, ये जो रिपीटेशन है ना एक और वैल्यू ले लो, ठीक है, 0.866, ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, इधर क्या बचा, 9 में से 8 गया 1, और ये हो गया हमारा 0.134, कितना आ गया 0.134। अच्छा, जब इसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसिमल इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 13.4%। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और ये 0.15 आप जरूर लगाएंगे। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इन कार्नोट साइकिल इज 0। बार बार मैं बता रही हूँ कि नेट एंट्रोपी, ये देखो ध्यान से, नेट एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। क्या है? इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब ये स्टेट फंक्शन है, यानी डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे लिख सकते हो, सो डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट। क्या हो जाएगा? इनिशियल स्टेट, यानी वो पूरा पाथ डिपेंडेंट है ही नहीं। अब जब वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है तो पूरा रास्ता उसने तय किया ही नहीं, ठीक है, वो क्या है, इनिशियल पे ही है, तो उसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कार्नोट साइकिल क्या होता है, एक तो खत्म होके फिर इनिशियल पॉइंट पे ही आना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस। ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, जरा देखो तो। चलो यहाँ पे हम तीनों बता देते हैं, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ठीक है, और भी इसके आगे होता है, ठीक है। तो पहले मोनो एटॉमिक देखो। मोनो एटॉमिक क्या होता है हमारा, कितने होते हैं, 3 ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं। कितने होते हैं? 3 ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं, इसलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। डायटोमिक में कितने होते हैं, 3 ट्रांसलेशनल होते हैं और 2 क्या होते हैं, रोटेशनल होते हैं, इसलिए इसकी कितनी होती है, 5 हो जाती है। कितनी होती है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जो होता है इसके आगे उसका कितना होता है, 7 होता है, 7, ठीक है। ये देखो, तो ये कितना हो गया, 3 हमारा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया मोनो एटॉमिक गैस का, ये याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें क्या दिया है, इन अ 4 स्ट्रोक साइक्लिक हीट इंजन। जब साइक्लिक हीट इंजन की बात करते हैं तो उसके 4 स्ट्रोक काम करते हैं, ठीक है, 4 स्ट्रोक होते हैं। तो उसमें जो 4 स्ट्रोक में ये पूछ रहा है कि जो पावर है वो किस स्ट्रोक में हमारा ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। तो इसके देखो, जो थर्ड स्ट्रोक होता है, थर्ड स्ट्रोक, ठीक है, वो क्या होता है, उसको कहते हैं, एक नाम से जानते हैं, कंबशन स्ट्रोक। क्या कहते हैं? कंबशन स्ट्रोक, या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं, वो होता है हमारा इग्निशन स्ट्रोक। क्या होता है? इग्निशन स्ट्रोक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब हम फ्यूल देते हैं पेट्रोल का, ठीक है, जब हम पेट्रोल का फ्यूल देते हैं तो ये क्या होता है, वहां से कंबस्ट करता है, मतलब ये इसमें इग्निशन होता है, ज्वलनशीलता आती है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या होता है, पावर कैन बी अप्लाइड, पावर हमको सॉरी ऑब्टेन्ड होता है, पावर इज ऑब्टेन्ड, आप लिख सकते हो, पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इग्निशन स्ट्रोक। क्या होता है? इग्निशन स्ट्रोक। इज इट क्लियर? यानी इग्निशन स्ट्रोक हमारा कौन सा है, थर्ड है। कौन सा है हमारा? थर्ड। थर्ड स्ट्रोक से हमको क्या होता है, ये मिलता है पावर। देखो, जिन जिन बच्चों को ना MCQ सॉल्व करना है, ये वाला, इस क्वेश्चन का मतलब, इस क्वेश्चन पे भाई 4 स्ट्रोक है तो जाहिर सी बात है 4 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, ठीक है। अब जब 4 क्वेश्चन अब क्या अराइज हो रहे हैं तो आपको सिर्फ सिंपल सा ये करना है कि इसके चारों स्ट्रोक याद कर लेने हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्ट्रोक कौन कौन सा होता है, ठीक है। और आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जैसे थर्ड स्ट्रोक में पावर मिल रहा है, फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है, सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है, ठीक है। बस इतना आपको याद करना है और ये आपके 4 MCQs यहीं से तैयार हो जाते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। When water vapor condenses into water, its entropy will decrease, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम डिक्रीज क्यों मैंने बोला, अगर मान लो वाटर वेपर है तो जाहिर सी बात है उसके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है। रैंडमनेस इन द सेंस कि वो एक सही सिस्टमेटिकली तरीके से वो अरेंज नहीं है, ठीक है।
अब जब वो सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज नहीं है, तो जब हम उसको कंडेंस कर रहे हैं, कंडेंस की हिंदी होती है संघनन। क्या होती है? संघनन। यानी हम उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको जमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जमा रहे हैं। मैं अरे प्रोसेस जानते हो ना क्या होता है? जब सॉलिड से लिक्विड जाता है, क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी क्या होता है? हाँ, मेल्टिंग होता है। क्या होता है? मेल्टिंग होता है। लिक्विड टू वेपर जाता है तो क्या होता है? ये हमारा वेपोराइजेशन होता है। क्या होता है? वेपोराइजेशन। ओके। जब हमारा वेपर से लिक्विड में आता है तो हम इसको क्या कहते हैं? लिक्विफिकेशन। क्या कहते हैं? लिक्विफिकेशन, द्रवीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं? द्रवीकरण, वाष्पीकरण, द्रवीकरण। ठीक है, ये क्या है? मेल्टिंग। ठीक है, इसको कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। हिंदी में भी बच्चे समझेंगे। अब ये लिक्विफिकेशन क्या हो गया? द्रवीकरण हो गया। अब लिक्विड से सॉलिड में गया तो हम इसको क्या कर रहे हैं? फ्रीज कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? फ्रीज कर रहे हैं। यानी इसको कहते हैं जमना। क्या कहते हैं? जमना। ओके, ये तो आपको प्रोसेस पता हो गया कि ये 2-4 प्रोसेस आपको सबसे पता है। लेकिन जब सॉलिड से डायरेक्ट हमारा क्या होता है? वेपर में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को जब ठोस अवस्था से डायरेक्ट हमारा क्या होता है कि हमारा वाष्पीकरण होने लगता है, गैसियस स्टेट में आता है। जैसे फिनाइल की गोली होती है नेफेथलीन, फिनालेफ्थलीन, केमिस्ट्री वाले बच्चे रिलेट कर रहे होंगे, जिसको हम फिनालेफ्थलीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फिनालेफ्थलीन हो गया या फिर नेफेथलीन हो गया, या फिर हम कह रहे कैम्फर हो गया। कैम्फर मतलब कपूर, या इसेंस स्टिक जो होती है हमारी, अगरबत्ती हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सब्लिमेशन का उदाहरण है। क्या है? सब्लिमेशन का। ये सॉलिड से डायरेक्ट हमारा गैसेस स्टेट में चेंज होती है। सब्लिमेशन मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। इज इट क्लियर? वही यहाँ पे कंडेंस का मतलब होता है कि जब वेपर से डायरेक्ट कोई चीज सॉलिड में चेंज हो रही है तो ये होता है कंडेंस। क्या होता है? कंडेंस, यानी जमना। इसको कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। अब ये प्रोसेस जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है उस सारे मॉलिक्यूल्स को संघनन जमाने के लिए सिस्टमेटिकली क्या करेगा? अरेंज करेगा। तो एंट्रोपी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अ रिवर्सिबल हीट इंजन कैन बी 100% इफिशियंस इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि जब हमारी इफिशियंसी 100% है तो हम मान लेते हैं कि इफिशियंसी ईटा इज इक्वल्स टू 1 है। क्या है? ईटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमारी जो सिंक पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? 0 केल्विन। देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो दे दिया इक्वल टू द सोर्स लेस देन दैट ऑफ द सोर्स, ये दोनों तो चलो ऑप्शन आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। लेकिन ये दो ऑप्शन देख रहे हो ना, बिल्कुल एक जैसे हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री कैल्विन। ओके, आपको टिक लगाना है 0 डिग्री कैल्विन पे, सेल्सियस पे नहीं लगाना है। ये जो सेल्सियस या सेंटीग्रेड जो भी है, ये आपका जब चेंज करोगे 273.15 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। किस में आंसर आएगा? 273.15, वो भी माइनस में। क्या आएगा? माइनस में। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्रॉस मतलब ये गलत है, ये वाला आपका सही है 0 डिग्री कैल्विन। कब होगा? जब हमारी इफिशियंसी 100% हो तब। ठीक है, सिंक पे। आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है द ब्रिज विच इज यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल कैपेसिटेंस इज। अच्छा, स्मॉल कैपेसिटेंस का एक्यूरेट मेजरमेंट कौन बताता है? वो है हमारा सियरिंग ब्रिज। क्या कहते हैं इसको? सियरिंग ब्रिज। ये हमारे कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, ये उन चीजों को नापता है मतलब जैसे कैपेसिटेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, जो लीनियर होती है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? सियरिंग ब्रिज में क्या होता है? स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस को ये मेजर करता है। एक्यूरेट मेजरमेंट कौन करता है? सियरिंग ब्रिज। माइंड में एकदम बैठा लेंगे, सियरिंग ब्रिज क्या करता है? एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस। ओके, efficiency of a Carnot engine working between 127 and 27 डिग्री सेंटीग्रेड will be। चलो ये फर्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग का फंसा था ना, बिल्कुल वही उसी क्वेश्चन पे। अच्छा, आप एक चीज देख रहे हो कि आपका इफिशियंसी पे जो सवाल है, क्वेश्चन है 2, 3 या 4 ऐसे आ गए हैं। ठीक है, तो ये एक तो ये शायद डीडीयू में पूछा भी गया है, एक सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का भी है, तो आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ये पीवाईक्यूज है, 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, खैर ये देखो ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच कर लो। ठीक है, अब मान लो टी सी इज इक्वल्स टू क्या दे दिया? 127 प्लस 273
0.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो। 7 3 कितना हो गया 10, और 7 2 9 1 10, 0 हो गया, और ये हो गया 2 1 3, और ये हो गया 400। कितना हो गया 400। एक काम करो 1.5 ना लगाओ, वैसे भी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे। टी एच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको प्लस करो, 27 प्लस 273 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3 7 10, और 7 2 9 1 10, और 2 1 3 डिग्री। ओके, ये वैल्यू रखो तो यहाँ पे ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कितना हो जाएगा 400 अपॉन 300। ठीक है, काटो इसको, कितनी बार में कटेगा ये बताओ। 4 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 1.3, कितना हो जाएगा 1. इट इज इक्वल्स टू 1.3 1 माइनस 1.333। नहीं, देखो ये क्या होगा टी एच और ये टी सी। ठीक है, अब इसको करो, इसका कितना हो जाएगा 300 अपॉन 400, 0 0 0 0 कैंसिल। 3 को डिवाइड करो 4 से, कितने बार में जाएगा 0, 3 पॉइंट लगाओ 0, 4 7 जा 28, 2 बचा, और ये पॉइंट लगा 0 4 5 जा 20, कितना आ गया 20। ओके, 0.75। ओके, हमको एफिशिएंसी निकालनी है, तो ये 1.0.75 हो गया। जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 5 में से 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और ये 0.25 इंटू 100 कर लो, कितना हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा 25%। इज इट क्लियर? ठीक है, द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ द वाइब्रेशन, द नंबर्स ऑफ मोड्स ऑफ द वाइब्रेशन। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, खैर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड लग जाओ जरा। हमने अभी ये क्वेश्चन किया है, टी सी इसको माना, टी एच इसको माना। इस वाले में हमने क्या किया है, ये है ना टी सी टी एच। नहीं नहीं, हमको इसको कन्वर्ट करो तो जरा, ये टी सी होगा और ये टी एच होगा। ठीक है, लोवेस्ट वाला टी एच, और ये हो जाएगा टी सी। ठीक है, यहाँ वैल्यू चेंज करो जरा, तब ये वैल्यू आएगी। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। 323.15, और ये हो जाएगा 373.1। ओके ओके, इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो जरा, एफिशिएंसी निकाल लिया हमने, ये देखो जरा। ओके, ये देखो द नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन 100 मीटर, और ये राम, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, खैर आप इस क्वेश्चन में एक चीज ऑप्शन में बता दे रही हूँ, ऑप्शन लगा सकते हो नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, या फिर दोनों हम लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुको। ट्वेंटी फोर 26 27, हम लोग किस क्वेश्चन पे हैं 19। एक सेकेंड रुको, इंडियन कहाँ गया?
देखो इसको क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला होता है एक 8 पाई भी, क्या होता है 8 पाई भी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा नंबर्स ऑफ मोड्स जब निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 8 पाई भी अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 इंटू डी लैम्डा। क्या होता है 8 पाई भी नंबर ऑफ मोड्स, ठीक है। 8 पाई भी अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 इंटू डी लैम्डा, ठीक है। ये देख लेना वी टू द पावर क्यूब 100 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, देखो यहाँ पे दिया है, ठीक है। वाइब्रेशन कितना दिया है हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि लैम्डा 2 और लैम्डा 1 का डिफरेंस कितना होगा, जो डी लैम्डा होता है, चेंज इन द चेंज ऑफ क्या होता है, चेंज फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, ये होता है ना डी लैम्डा। क्या होता है डी लैम्डा? इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। 4 पाई भी होता है, ये देखो 8 × 22/7 इंटू वी कितना हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको चेंज करो लैम्डा 1, ठीक है। लैम्डा 1 कितना हो गया इक्वल्स टू हो गया 4 नहीं 500 है ना, कितना हो जाएगा 500। लैम्डा 2 कितना हो जाएगा 500.02 कितना है 0.2, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसको क्या करना है सेंटीमीटर में चेंज करना है, इसलिए 10⁻⁻सेंटीमीटर लिख लो इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। भाई नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर में कितना होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। डी लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये जब माइनस करोगे तो आएगा 0.2 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे इसका लिख लेना आंसर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 0.2 का 4 इंटू 10⁻⁻7 का पूरा 4, ठीक है, इंटू सॉरी ये जो डी लैम्डा है ना, डी लैम्डा की वैल्यू यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ देखो लैम्डा की वैल्यू 500 लैम्डा 1 का 4, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा डी लैम्डा कितना है 0.2 इंटू 10⁻⁻7 का पावर 4, ठीक है। अब इसको कर सकते हो आप, कितना हो जाएगा 800 इंटू 22, ठीक है, अपन कितना हो जाएगा 7 इंटू 500, ठीक है 5 लिख लो इंटू 2 8 हो जाएगा ना, और ये 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा -7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो इंटू 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 0.2×2 = 4, 4×2 = 8, 8×2 = 16, 16×2 = 32, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, कितना हो गया 0.16 इंटू 10⁻⁻28, और ये 10 कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 16 ना, 2 0 3 0 हो गया 4 0, ठीक है, ऑलरेडी 4 है, ठीक है। कितना हो गया 8 हो गया ना, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 500 का मल्टीप्लाई 4 बार करो, ठीक है। इसको करो कितना हो जाएगा 25 25 5 चौको इसका 5 25 25 25 25 125 125 सब 25 कितना हो जाएगा 25 25 5⁴ और ये हो गया इंटू 10⁻0.16 इंटू 10⁻2 2 4 2 6 2 8, कितना हो गया 8, कितना हो गया ये 8 हो गया, ये हो जाएगा 10⁻8, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 800 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा
इसको करो 125 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 5, 55, 2 5 10 12 325 कितना हो जाएगा 725 इंटू ये कितना हो गया हमारा, इसको डेसिबल हटा सकते हो, इधर ला सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप मल्टीप्लाई ना करो, ठीक है, ये रहने दो 0.16 इंटू 10⁻⁻20 ऊपर जाएगा तो +20 और +20 में ये 2 जब हटा दोगे तो कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। आपको इसमें से 10 माइनस करना है, देखो इसको जब सॉल्व कर लोगे ना आप तो आ जाएगा आपका कितना 8 इंटू 10⁻12 या फिर 0.8222 जैसे आप लाओगे आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, नो प्रोसेस पॉसिबल whose sole result in the transfer of heat from a body at a lower temperature to body at a higher temperature, the statement belongs to the, किसके ये स्टेटमेंट में आता है, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्लासियस क्लैपेरॉन कि सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट में आता है, किसमें, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, आप देखेंगे तो इस वाले स्टेटमेंट में ये आता है। DDU 2023 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, DDU 2023 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द परफेक्ट इंजन वर्क्स ऑन द कार्नोट साइकिल बिटवीन 727 and 127 डिग्री, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज, एफिशिएंसी निकालनी है ना, 727 प्लस 273 कर दो, कितना हो जाएगा 10 7 9 1 10 1000 हो गया, ठीक है, इसको करो 127 प्लस 273 कितना हो जाएगा बताओ तो 10 3 4 यही होगा, देखो 4 केल्विन, ठीक है, इसको डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस क्या होता है एफिशिएंसी की फॉर्मूला 1 माइनस T2/T1 ये होता है, ये करो क्या इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 कितना है हमारा 400 और नीचे कितना हो गया 1000, 0 0 0 0, जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 माइनस 4 को डिवाइड करो 0.4 और ये हो जाएगा क्या इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6.0, 0.60 इंटू 100 कर लो, ये हो जाएगा 60%, कितना हो जाएगा 60%, ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्सवेल इक्वेशन, इसमें कौन सा ऐसा है जो नॉट अ मैक्सवेल इक्वेशन, मतलब कोई मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है। इसमें बता दो कि कौन सा ऐसा, पहला क्या होता है बताओ तो, डेल टी बाई, देखो मैं लिख रही हूँ डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल्स टू माइनस कितना होता है ये हमारा डेल पी एस और वी, ठीक है, ये तो हमारा सही हो गया, कितना हो गया डेल पी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अभी हम एक चीज देखें, दूसरा वाला ये क्या है हमारा डेल वी बाई डेल पी, पहला क्या हो गया ये एस को लेके हो गया और वी को लेके हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा एस और पी को लेके, किसको हो जाएगा एस और पी को लेके, तो जब ये डेल वी बाई डेल पी कर रहे हैं, देखो डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत है कि नहीं, एस और पी, जब एस और पी लेंगे तो हम सिर्फ एस और पी की बात करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा पी, यहाँ पे देखो ये एस और बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एस और बी, यहाँ पे क्या दे दिया है डेल टी बाई डेल एस, कौन सा इसमें गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखो ये लास्ट दो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एंथैल्पी, देखो एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या होता है, हीट प्रेशर कांटेंट एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम, हीट प्रेशर कांटेंट एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या होता है हमारा स्टेट फंक्शन होता है, क्या होता है हमारा स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है, ये पाथ मतलब ये जो होता है हमारा क्या होता है पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, जैसे हमारा एंट्रोपी पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है ना, देखो एंट्रोपी डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन स्टेट, वैसे ही एंथैल्पी भी क्या होता है, एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन
स्टेट फंक्शन, ठीक है। ये भी क्या होता है हमारा, स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा किस पे डिपेंडेंट नहीं होता है हमारा, ये भी हमारा जो है ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होगा, स्टेट फंक्शन होगा, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा। और इसका डेफिनेशन होता है हीट प्रेशर कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम। क्या होता है, हीट प्रेशर कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम पे जितना इसका हीट कंटेंट होता है वही होता है, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो तो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी रिकॉर्डेड एज अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। अच्छा ठीक है, इसमें बताओ तो प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी क्या है। पहले तो प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी जो होते हैं वो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें सबसे पहला क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके तीन स्टेज होते हैं देखो तो, ट्रांसफर ऑफ हीट, दूसरा होता है मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स। जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं तभी हमारी रैंडमनेस और एंट्रोपी दिखती है। क्या होती है, तभी हमारी रैंडमनेस और एंट्रोपी दिखती है, ठीक है। और तीसरा क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर अटेनेबल फ्रॉम टू फाइनाइट बॉडीज, ठीक है। ये तीनों ही क्या होते हैं कि हमारे एंट्रोपी के प्रिंसिपल में आते हैं, ठीक है। ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन क्या होंगे, हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे। इज इट क्लियर, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, एंट्रोपी के प्रिंसिपल में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, द टू बॉडीज आर सेड टू बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव अ इक्वल टेम्परेचर, यानी देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनी मोर हीट या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, जब मान लो कि एक यहाँ पे वेसल से यहाँ दूसरा वेसल है, यहाँ मॉलिक्यूल्स जब तक तब तक ट्रांसफर होगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, समान न हो जाए। जब वो सेम हो जाता है तो वो ट्रांसफर ऑफ हीट या ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर बंद हो जाता है, उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, साम्यावस्था। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इज इट क्लियर। ये वाला देखो, फर्मी लेवल ऑफ फॉर ए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन द, देखो फर्मी लेवल जो होता है ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, वो किस पे डोपेंट पे डिपेंड करता है। डोपेंट क्या होता है हमारा, यानी डोनर एलिमेंट। इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो इम्प्योरिटी होती है कॉन्सेंट्रेशन पे भी, और टेम्परेचर पे भी, यानी ऑल ऑफ द अबव। ये आपके पूरे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अभी ये लास्ट क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है, ये यूनिट थर्ड का सारा एमसीक्यूज भी यही कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपके एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम में अच्छा करेंगे, और सारे आप क्या कर रहे हो, पूरे देख रहे हो, ठीक है। सारे एमसीक्यूज सॉल्व करो और सारे लेक्चर्स देखो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ, ठीक है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पीवाईक्यूज के लिए, ठीक है, पीवाईक्यूज की जब बात करते हैं हम, तो पीवाईक्यूज जो होते हैं ना, ये होते हैं जो पिछले साल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो इसमें एमसीक्यूज में क्वेश्चन मिले हैं ना, उसमें भी 2022 2023 के ऐसे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आप देखे नहीं होंगे, आगे लिखा है DDU 2023, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था पीवाईक्यू में, जरा देखना, वो क्वेश्चन मैं बताती हूँ, एक सेकेंड रुको, जाते जाते ऐड कर देती हूँ। बच्चे बोल रहे थे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, वेट करो वेट करो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कुछ करके था, इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन। देखो यहाँ पे इफिशियंसी
ऑफ द हीट इंजन। क्या है? हीट इंजन। ये तो आपको पता है 1 माइनस T2/T1। अभी तब से हम लोग फॉर्मूला इसको करते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 5 था, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या है हमारा? एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो ये डिपेंड करता है, इसमें 4 ऑप्शन से मैंने नन ऑफ दीज लगवाया था। ये डिपेंड करता है कि हमारा फाइनल स्टेट टेम्परेचर का क्या है और इनिशियल स्टेट क्या है, ठीक है। अगर आपका फाइनल क्या है T2 है और इनिशियल T1 है तब तो उस ऑप्शन में आता है। लेकिन जब आपका फाइनल और इनिशियल पॉइंट चेंज हो जाता है, मान लो T1 माइनस T2, फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसी को देख के टिक लगाओगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अब आप इसको टिक लगा सकते हो, ठीक है। NCV 1/λ-1 T2-T1, ठीक है। ये आप लोग देख लेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है उसी को आप टिक लगाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी गलती नहीं था, उसमें वहां ऑप्शन नहीं था तो इसलिए ये नहीं था। आप बस फाइनल और इनिशियल पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यूनिट में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, MCQs के साथ। अभी के लिए बस इतना। थैंक यू।